घोस्ट राइटिंग या घोस्ट डायरेक्शन पैसा तो देता ही है, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस भी देता है? मैं घर पे बैठा रहूँगा लेकिन अब नहीं करूँगा कि राइटर आप हैं, आपने क्रिएट किया है और एक्टर के थ्रू आपको अप्रिसिएशन मिलता है। यहाँ तो वो भी नहीं मिलता है। कुछ तो है, अब जो है उसको और बेहतर करना है। ये पूरी फिल्मी दुनिया कहानियों से भरपूर है और कहानी के रचयिता होते हैं कहानीकार, और ये कहानीकार यानी कि राइटर जो होते हैं इनकी दुनिया भी फिल्म होती है, ये लिखते भी फिल्म की कहानी है। और ऐसे ही एक राइटर मेरे साथ है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत पुराने मित्र संजय शुभांकर। वेलकम टू जॉइंट संजय भाई। थैंक यू वीरू भाई, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने आज मुझे बुलाया है और हम खूब गपशप करेंगे, खूब बातें करेंगे। तो हम आज कोई इंटरव्यू जैसा नहीं करना, हम तो डिस्कशन करेंगे अबाउट द, तो ठीक है, वो मतलब हम लोग बातें करने में जो मज़ा आएगा वो इंटरव्यू के अंदर मज़ा नहीं आता है। देखो क्या होता है, जब भी बॉलीवुड का जिक्र होता है ना, तो संजय भाई ये बात होती है कि यार सबको एक्टर बनना होता है ना, और आप भी थिएटर बैकग्राउंड से हो। हाँ, तो ये एक्टर ही बनना था, राइटर बन गए, या राइटर ही बनना था, कुछ मालूम था थिएटर चले गए? नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत शुरू से, मतलब जब से मैंने थिएटर ज्वाइन किया, बॉर्न एंड बॉटम इन लखनऊ, तो बहुत क्लियर था कि मुझको जो है ना डायरेक्टर बनना है और राइटर बनना है। ओके। क्योंकि पढ़ने लिखने का थोड़ा सा शौक था, तो खूब पढ़ते थे। तो पढ़ने से जो एक विजुअल क्रिएट होते थे, जो आइडियाज़ आते थे, तो हमारी हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं थिएटर भी कर रहा हूँ तो थिएटर शुरुआत में 2-3 प्लेस किए तो हम एज एन एक्टर, क्योंकि उसमें हमको इंटर करना था। राइट। उसके बाद जब माहौल देखना शुरू किया तो वो मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक अलग ही दुनिया है और एक्टर पार्ट है इसका। सच में जो राइटर्स हैं, जो लोग क्रिएट करते हैं, इट्स अ मोर डिफिकल्ट अदर देन एनी अदर थिंग। सबका अपना अपना एक टास्क है, सबकी अपनी अपनी फील्ड है और सब बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बुनियाद ही नहीं होगी, आइडिया ही नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट करती थी। तो जब भी मैं वहाँ से लखनऊ से जब शिफ्ट किया, आया मुंबई, तो मेरा आइडिया बिल्कुल क्लियर था कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है और राइटिंग मेरा एडिशनल शौक था, चूँकि वो एजुकेशन, घर का माहौल और थिएटर की देन चलता रहा। तो आज नॉर्मली होता ही है, हर जगह पे होता है, वैसे तो क्रिएटिव फील्ड में भी होता है कि यार अगर मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ क्रिएट किया है, हाँ, तो उसका एप्रिसिएशन जो है वो मुझे मिले तो अच्छा लगता है, हाँ, दूसरे को मिले तो थोड़ी सी जलेसी भी होती है, बुरा भी लगता है। लेकिन राइटर एक अकेली ऐसी कौम है कि भाई अगर आप कुछ लिखोगे, उसका एप्रिसिएशन, तारीफ तो एक्टर के रूप में ही आपके पास पहुंचने वाली है, आपके पास डायरेक्ट तो पहुंचने वाली नहीं है। तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है? ये थोड़ा सा मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा ना गड़बड़ लगता है क्योंकि खून पसीना आपने जमाया है। हाँ, हाँ, किसी भी तरीके से कहेंगे कि बेटा आपने पैदा किया है हाँ, और नाम जो है ना पड़ोसी के थ्रू होके आ रहा है। हाँ। क्या तो क्या डायलॉग बोला यार, ये क्या थोड़ा बोला। सा गड़बड़ लगता है ना कि आपने खून, भाई एक थॉट आया, एक आइडिया आया, उसको आपने डेवलप किया। डेवलप करने में सीरियसली कि राइटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। समझता हूँ। आपको एक साथ में कई कैरेक्टर्स जीने पड़ते हैं, घटनाएं जीनी पड़ती हैं और उसको सोचना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो आपका जो आइडिया है वो भी किल नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, पब्लिक को पसंद आना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को पसंद आना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी मेहनत लगती है और उसके बाद उम्मीद तो करते हैं कि जब आया है तो ये राइटर के उसमें जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि चलन है उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अब तो चीज़ें अब तो राइटर्स को, मतलब हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक दिया जाता ये है। जो एक आया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो राइटर्स हैं उनका कहते हैं ना, हर किसी का एक वक्त आता है जी। तो वो ऐसा एक वक्त आ गया है कि अब पूरी वसूली होगी, क्योंकि हर जगह बोला जा रहा है कंटेंट इज द किंग। आप देखो, कंटेंट ऑलवेज इट वाज द किंग। ओके। आप शुरू से देख लो, जहाँ पर भी जिन्होंने कंटेंट को लेके, चाहे हम मतलब गुरदत्त सिम्हा साहब से बात करें, राज साहब से बात करें, उन्होंने भी हमेशा कंटेंट को ही हीरो माना है। ओके। और ये बात दूसरी है कि वो तो लेजेंडरी मेकर्स रहे हैं, उन्होंने वाकई में सिनेमा खड़ा किया है, लेकिन उनके लिए भी कंटेंट अहमियत रखता था। आज वो थोड़ा विस्तारित हो चुका है। ओके। आज हर आदमी चाहता है कि कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। और इसका एक कंट्रास्ट भी है कि जब आप नया लेके जाते हैं ना, तो उसको पलट के फिर पुराने पे आ जाते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, कन्विक्शन होना चाहिए। आपका कन्विक्शन है,
राइट। तो फिर आप अपनी जगह पे देर आएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन आएगा, समय आएगा। ये कौन से राइटर हैं जो बेचारे बन के रह जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो वाकई अपने नाम के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से अपना ड्यू ले लेते हैं? दोनों में क्या देखिए, फ़र्क है? मैं एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे साथ में। मैं एज ए राइटर डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, आप जानते हैं इसको। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है कि मैं दूसरे राइटर्स के साथ कनेक्ट करूं कि मुझे कुछ अच्छा बेहतर चाहिए। भीड़ इतनी ज़्यादा है, हर आदमी अपने हक का लेके आया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। राइटिंग, सिनेमा की राइटिंग या साहित्य की राइटिंग, कुछ भी है, कहानी लिखना, जो कुछ भी है ना, ये एक सीमित दायरा नहीं है। जब तक आप इसके समाज के हर पहलू पर, सोसाइटी पर, इमोशंस को लेके, जो भी रसाज हैं, जो कुछ भी है हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं, अगर हम उनको समझेंगे नहीं और हमारा जो विज़न है, हमारा जो विजुअल उससे क्रिएट होता है, वो क्रिएट नहीं होगा ना, तो फिर हम बेचारे बने रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो तैयार है जी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो तैयार नहीं है और तैयारी भी नहीं की है, हाँ, है ना, एग्जैक्टली। और ये मानने को भी तैयार नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वो मानने को भी तैयार नहीं है कि वो तैयार नहीं है। हाँ। और ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ राइटर्स के साथ नहीं है, सभी के साथ है। ये हर डिपार्टमेंट, इवन देन लाइफ के हर एस्पेक्ट पर अगर आप देखो, राइट राइट, तो ये प्रॉब्लम है। सभी का ये प्रॉब्लम है। आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डांसर हैं, आप एक्टर हैं, व्हाटएवर। राइट। तो अगर प्रॉपर बेसिक तैयारी नहीं है ना, तो बहुत फिर है, तो मुश्किल तो है। तो ये बात कड़वी ज़रूर लगी, लेकिन इसमें से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अगर 50 में से एक राइटर ही संजय भाई को थोड़ा ठीक ठाक लगा, हाँ, इसका मतलब जो आप लोग बोलते हो ना बहुत कंपटीशन है, तो कंपटीशन है ही नहीं, वो एक ही था जिस तैयार था। कंपटीशन नहीं है नहीं एक्चुअली। आप अच्छी चीज़ लेके जाएं लोगों के पास में, हो सकता है कि 10 लोग मना करेंगे, हाँ। लेकिन अगर चीज़ है अच्छी, आपका कन्विक्शन न है, किसी को तो। और वो इस वक्त वैल्यू है उसकी, इमोशंस हैं, तो वो काम करेगी। देर हो सकता है, टाइम लगे, ठीक है, टाइम लगता ही है। राइट। ये एक्सपीरियंस तो मैंने भी लिया था, और हमारी मुलाकात भी उसी जरिए हुई थी। जॉइन फिल्म्स ने एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट किया था, स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट। जी 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 जी। फिल्म राइटर एसोसिएशन के साथ मिलके किया था, और हमारे पास उस टाइम भी 433 कहानियाँ आई थी, जी। और उसमें से संजय भाई की जो कहानी थी वो विनर रही थी, नंबर 1 पे रही थी, और हम उस पर फिल्म बनाने वाले थे, अब बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। किन्हीं कारणों से रुक गई थी फिल्म, लेकिन ये बात सच है कि 433 में से सिर्फ आपकी ही कहानी थी जो वाकई लग रहा था प्रोफेशनली लिखी हुई है, सही तरीके से, और कुछ नया भी है उसमें। और इंडिया का जो रूट होता है, जो जड़ होती है, जो एक मिट्टी का वो होता है, वो सब था। तो ये जो कहानियाँ आप लिखते हो या सोचते हो, ये आसपास से लाते हो या ये हॉलीवुड से ही आ रही हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, पर सबसे पहले तो मैं मतलब आपको और जॉइन फिल्म्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो सिर्फ एक वो घटना थी 2014 मेरे हाँ, ख्याल से, 2014, और वो पहला कॉन्टेस्ट था, पहला कॉन्टेस्ट था, और पहले कॉन्टेस्ट का पहला विनर हाँ। गलती से। तो उसने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। हिम्मत इसलिए दी कि लगा कि हाँ, नहीं, ये जब कहानी गई और कहानी सेलेक्ट हुई और उसका अवार्ड फंक्शन हुआ वगैरह, तमाम चीज़ें हुई, तो एक ये तो मतलब एक बहुत ताकत मिली कि नहीं यार, कुछ तो है, अब जो है उसको और बेहतर करना है। तो उस कहानी के बाद कम से कम हमने 20-25 कहानियाँ, आज की तारीख में 50 कहानियों का संग्रह है मेरे पास में। ओके। 50 फिल्म्स का कहानियों का संग्रह है, और जैसे वो कहानी आपने जो चुनी थी, उसके बाद सारी कहानियाँ अलग हैं अपने आप में, कहीं किसी का कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। राइट राइट, ये बात तो, और इसके लिए वो आप कभी भी देख सकते हैं। नहीं, आपने मुझे जो एक दो थॉट सुनाए थे, मैं खुद ही बिल्कुल अचंभित था कि यार ये क्या है यार, बिल्कुल सोच ही अलग है। हाँ। अलग तो मेरा हमेशा रहता है कि वीरेंद्र भाई, कि मैं कहानी लिखने या सोचने के लिए मैं बहुत दूर नहीं भागता। मेरा दिन भर के, हमारी जो दिन भर जो भी हैपनिंग्स होती हैं, उसमें मेरे 200 मीटर के रेडियस में जो भी घटनाएं घटती हैं, घटना दुर्घटना, अच्छी बुरी, और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा आपके दिमाग में अटकी रहती हैं।
ये आपको परेशान करती रहती हैं या आपको हंसाती रहती हैं, तो उसको, उस जड़ को मैं पकड़ता हूँ, उस बाल को पकड़ता हूँ, फिर उसके बाद में उसकी खाल निकालना शुरू करता हूँ, ओके। फिर उससे कहानी की रचना बनती है। मतलब आसपास की ही चीज़ ज़्यादा बेहतर होती? क्योंकि वो आप जीते हैं, वो आप अनुभव है कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, आपका अनुभव होता है। तो अनुभव होता है तो एक्शन का रिएक्शन आपको पता चलता है। राइट। तो एक छोटी सी घटना जो है फिर वो धीरे 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 कहानी का रूप लेना शुरू हो जाएगा। और यही बात कहीं ना कहीं शायद उस राइटर को यूनिक भी बनाती है, क्योंकि जिस जगह वो रहता है, जो आसपास की Exactly, दुनिया है, बिल्कुल। वो उसकी हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो अनुभव, मेरी दुनिया अलग हाँ, होगी। वो अनुभव उसी का हो सकता है, राइट। बाहर वो किसी खड़े थर्ड पर्सन का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो अब आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो ये जो दो लोग हैं, ये दोनों साथ चलते हैं या कभी कभी विरोध भी रहता है इसमें? नहीं, कई बार विरोध होता है और कई बार बहुत साथ भी होता है। मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में मेरी वाइफ जो है वो भी राइटर है, बहुत अच्छी राइटर है, तो वो आप जानते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम शुरुआत करते हैं एज ए राइटर चीज़ों को लिखने के लिए, और फिर धीरे 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 उसके अंदर एक डायरेक्टर पैदा होना शुरू हो जाता है। वो राइटर जो है ना, एक सर्टेन पॉइंट के आने के बाद में उसको एनालाइज करना हम शुरू करते हैं एज ए डायरेक्टर। तो वहाँ पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कहानी लिखी गई नहीं, वो समझ में आ रही है, इसमें बहुत सी वो चीज़ें हैं जिनको सुधारा जा सकता है, तो हम कहानी को किनारे कर देते हैं, फिर से लिखते हैं। तो डायरेक्टर ऐड होने से बहुत सी चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। कहीं ना कहीं वो कहानी के लिए बेहतर है। कहानी के लिए बेहतर हो जाता है, क्योंकि कहानी के साथ साथ डायरेक्टर अपना एक विजन, अपना विजुअल्स, अपनी सारी चीज़ें तैयार कर लेता है, पूरी कहानी को कैसे, अपना नैरेटिव कैसे सेट करना है वो बना लेता है, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। ओके। अभी जब आप डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो कितने प्रोजेक्ट्स आपके हो चुके हैं? ये एक बहुत बड़ा टास्क है। टास्क नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि कर तो मैं काफ़ी चुका हूँ, लेकिन ये है कि अब उसके लिए कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। किया बहुत है, लेकिन नाम बहुत कम में आया है। उसका Simple कारण है। ये है कि ये जिसको हम कहते हैं ना, अब तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं घोस्ट डायरेक्टर हूँ। घोस्ट डायरेक्टर है। घोस्ट डायरेक्टर। घोस्ट डायरेक्टर, घोस्ट राइटर पे मैंने पहले भी आप लोगों से बात की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि काम आप करते हैं, लेकिन आपका नाम नहीं नाम जाता, नहीं जाता है। क्रेडिट नहीं जाता। और ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है, अभी से नहीं है। हाँ। ये बहुत पहले से चला आ बहुत- रहा है, और बहुत- सब लोगों ने तकरीबन झेला है ये मेरे ख्याल से शुरू में। हाँ। तो कई प्रोजेक्ट किए हैं, और फीचर फिल्म की है, डॉक्यूमेंट्रीज, तमाम प्रोजेक्ट किए हैं। तो लेकिन घोस्ट राइटिंग या घोस्ट डायरेक्शन पैसा तो देता ही है, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस भी देता है उसमें? ये बेहतर भी है क्या? नहीं, देखिए, वो पहली बार हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, ओके। लेकिन फिर वही होता है ना, जो अभी बात हम लोग राइटिंग की कर रहे थे, कि राइटर आप हैं, आपने क्रिएट किया है और एक्टर के थ्रू आपको अप्रिसिएशन मिलता है। यहाँ तो वो भी नहीं मिलता है। हाँ, ओके ओके। यहाँ तो आपने क्रिएट कर दिया टॉप टू बॉटम, उसके बाद आप तो क्राउड में, मतलब बाकी लोगों की तरह शामिल हो जाते हैं। आपको तो पता ही नहीं रहता है कि आप बोल भी नहीं सकते हो कि आप मेरा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि प्रूव ही नहीं है। राइट तो राइट। आप कैसे दिखाओगे भाई? नाम किसी और का जा रहा है, आपका बहुत, अगर वो खुश हो गए तो उन्होंने आपका नाम एसोसिएट में या आपको में डाल दिया, तो वो उससे कुछ भला नहीं होता है। राइट राइट। तो इस वजह से ना वो कभी और मुझे पर्सनली शुरुआत में 1-2 प्रोजेक्ट मैंने किए थे, उसकी कुछ अलग अलग वजह थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं करूँगा। मैं घर पे बैठा रहूँगा, लेकिन अब नहीं करूँगा। टीवी की जो दुनिया है वो बहुत सिक्योर्ड है, वो राइटर हो, टेक्नीशियंस हो, क्रिएटिव्स हो, तो उस दुनिया से भी आपका वास्ता रहा था, लेकिन वहाँ से एकदम से आप क्विट क्यों कर गए, जबकि सब सेटल था, वेल सेटल था, बड़े बड़े शोज कर रहे थे आप, सब कुछ बढ़िया था? क्या है वीरेंद्र, की सिक्योरिटी अगर ज़िंदगी की लेनी होती तो लखनऊ में रह रहे थे। हाँ, मैं आई वॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाँ, तो हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हमारा पूरा सब कुछ हो गया था, अच्छी खासी पढ़ाई की थी, घर है, माँ बाप हैं, भाई बहन सब कुछ है, तो वहाँ पर तो सिक्योरिटी पूरी थी। तो उस सिक्योरिटी से निकलना था, इसलिए वो छोड़ के मुंबई आ गए, अपनी धुन में चलता चला आया। अब यहाँ ये हुआ कि सिक्योरिटी आपको तब, मतलब मेरे जैसे लोगों को सिक्योरिटी का मज़ा तब आता है कि जब आप अपने मन का काम कर पाएँ, अपनी तरीके से जो आपने सोचा है वो करें। तो वो मुझे लगा कि शायद मैं टेलीविज़न में फिट नहीं बैठ रहा हूँ। ओके। तो अचानक एक दिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर टेलीविज़न।
तो मैंने नमस्ते कर लिया, नमस्ते क्या मतलब बड़ी इज्जत से चलाया और दूसरे रास्तों पे लग गया। रास्ते में ये तो नहीं लगा गलत कर गया यार, जो जोश में ज़्यादा बोल दिया, क्विट कर दिया, बाद में कभी पछतावा नहीं हुआ, रिग्रेट नहीं हुआ इस बात पे? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कभी ना कभी आपको थोड़े से फाइनेंशियल ट्रबल भी आए होंगे, दिक्कत भी आई होंगी उसके बाद, क्योंकि जब हमारी इनकम शुरू होती है तो एक्सपेंडिचर भी वैसे ही हो जाते हैं जी, लेकिन मुझे ना जब मैं शुरू में जब काम कर रहा था टेलीविज़न के लिए, तो कुछ जब बहुत शुरू का मेरा जो तजर्बा रहा, तो मुझे बहुत ऐसे अच्छे लोग मिले जिनकी वजह से मैंने काम की उस बारीकी को सीखा, टेलीविज़न से ही मैंने सीखा। मेरा जो भी आज एक्सपीरियंस है, जो भी मैं अप्लाई करता हूँ, वो मेरा थिएटर और टेलीविज़न का ही पूरा का पूरा मैं सेटअप इसमें डालता हूँ। ओके। वहाँ पे सीखा, कुछ अच्छे लोगों के साथ में जुड़ा, जहाँ पे मैंने बारीकियाँ सीखी। वहाँ पे सिर्फ 3 लोग होते थे, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक कैमरामैन और बाकी एक्टर्स, एक राइटर। डायरेक्टर की टीम में 3 असिस्टेंट्स होते थे, एक एसोसिएट या चीफ होता था और बाकी 2-3 लोग होते थे, 2 लोग होते थे। कोई भीड़ नहीं होती थी, तो हम सारी चीज़ें स्क्रिप्ट डिस्कशन से लेके, कास्टिंग से लेके, लोकेशन सब कुछ हम फाइनल करते थे। वो ज़माना था जब वीकली टेलीकास्ट होगा। ठीक। तो इतना सुकून रहता था काम करे, उस वक्त बहुत आनंद आता था। फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, अब क्या हो रहा है कि हुआ क्या था कि मैं सेट पर पहुंच जाता था और लंबा चल रहा है, उसमें 20-20 डायरेक्टर हैं, 10-10 डायरेक्टर काम कर रहे हैं, 2 दिन ये कर रहे हैं, 2 दिन वो कर रहे हैं, 2 दिन ये कर रहे हैं। तो आपको समझ ही में नहीं आता था कि ये कैरेक्टर कहाँ जाएगा, कैरेक्टर पीछे कहाँ से कहाँ आया है। तो वो तमाम चीज़ें जो थी ना, उसमें मतलब समय ना होने की वजह से एक वो भी होता था कि आपके साथ डिस्कशन नहीं हो सकता, डिस्कशन करेंगे तो उतना टाइम चला जाएगा। तो फिर कई बार ऐसा होता था कि मैं क्या, अभी भी बहुत लोगों के साथ होता है कि सेट पर पहुंचे तो हमसे ज़्यादा जो रेगुलर कैमरामैन है ना, डीओपीज़ हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और सही बात, क्योंकि बेचारे रेगुलर लगे हुए हैं, शुरू से कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं खाली जाके रोल एक्शन कट बोलने का कोई मतलब नहीं है, इतना ही करना है तो फिर छोड़ो यार। आप अपने करियर में नॉर्मली किस चीज़ की वजह से आगे बढ़े हो? ये क्रिएटिविटी के क्रिएशन की वजह से या कन्विक्शन की वजह से? दोनों चीज़ें। कैसे? दोनों चीज़ें। कन्विक्शन इन द सेंस कि एक तो जो भी चीज़ें हैं, लिखना पढ़ना जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, इसके साथ साथ अपनी चीज़ों के साथ मेरा कन्विक्शन 100% रहता है। ओके। कि जो भी, अगर मैं कोई चीज़ राइटिंग पर्पज से, राइटिंग एज ए राइटर अगर मैं शो कर बता रहा हूँ, तो मैं आपको कहानी मैं तब सुनाऊंगा, आपको घटनाएं या स्क्रीन प्ले डायलॉग तब सुनाऊंगा जब मैं ऑलरेडी उसको 50 बार क्रॉस चेक कर चुका हूँ। ओके। तब तक मेरे मुंह से उसका एक भी शब्द नहीं फूटेगा जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि पहले लिखा तो लगा कि ये सबसे बेस्ट सीन, और लगा सबसे वर्स्ट सीन है, बेकार सीन है। हाँ, ये होता है, होता है, ये होता है, ये होता है। और हटा पाते हो उसको? बिल्कुल हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं। मैं बगैर किसी उसके ऐसे सीधा सीधा, अब तो कंप्यूटर पर कभी कभी लिखना पड़ता है तो मैं सीधा डिलीट मारता हूँ। ओके। डिलीट मार देता हूँ कि अब वो रहेगा तो बार बार आप उससे बायस होकर ना आगे बढ़ते चले जाओगे, तो मैं उसको हटा ही देता हूँ। किसने अभी तक आपकी राइटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हो, अप्रिशिएट किया हो, और क्या रीज़न था? मेरे पास जब मैं नया नया मुंबई आया था, तो एक जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, एक हमारे सीनियर, बहुत सीनियर है, अशोक पूरन जी। ओके। अशोक पूरन जी क्रिएटिव प्रोड्यूसर कई जगह पर रहे हैं। तो वो भी तब शुरू में आए ही थे, हमसे कुछ समय पहले आए थे। उस वक्त वो एक सीरियल करना चाहते थे, तो सीरियल के लिए मैं मिला वाया किसी के थ्रू उनसे। तो उनसे मेरी 1 घंटे 2 घंटे पहले बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि संजय, मैं ताज़ा लखनऊ से आया था थिएटर और एजुकेशन के साथ में, तो बोले ऐसा करना है, एक सस्पेंस थ्रिलर लिखना है और 4 एपिसोड वो सबमिट करने हैं जहाँ पर भी होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। उस वक्त कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह होता नहीं था, ये मैं 2002 के दरमियान की बात बता रहा हूँ, 1-2 के दरमियान। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो बेसिक लाइन पर हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया, बोले कि ये है, इसको लिख दो। तो मैंने पूछा कब चाहिए, बोले जब तुम दे दो। मैंने कहा नहीं आपको। तो उनकी टाइम के हिसाब से
मैंने 2 दिन या 3 दिन मेरे ख्याल से उस वक्त लगे थे, और चारों एपिसोड विद डायलॉग, स्क्रीन प्ले और जो स्टोरी को जो हमारी उनके साथ बातचीत वो मैंने तैयार करके उनके हैंड ओवर कर दिया था। ओके। हर साल फिल्में इतनी बन रही हैं, ऑडियंस पूछ रही कहानी कहाँ है, और आप बोलो कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, तो ये कहानी जा कहाँ रही है? कहानी, प्रॉब्लम ये है ना कि जो अब इसको हम एक आयरनी कर लें या कुछ भी कर लें, कहानियाँ हैं लेकिन कहानियाँ पकड़ने वाले नहीं हैं। पकड़ने वाले क्या, जैसे पहले होते थे ना, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स होते थे, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है। अब अब बहुत क्योंकि कम स्टूडियो सिस्टम और कॉर्पोरेट सिस्टम आ गया, तो इस वजह से लगता है कि क्रिएटिविटी में और एज ए राइटिंग में दिक्कत है चीज़ें, क्योंकि वो अब चीज़ तो नहीं सेटअप पहुंच बनाने पड़ते हैं ना। पा- ओके। अब कहानी से ज़्यादा सेटअप की तैयारी होती है। कहानी वाले अगर 20 लोग हैं तो सेटअप वाले 80 लोग हैं, तब वो 100% चीज़ें होती हैं। कौन सा ऐसा ड्रीम डे होगा, ड्रीम फिल्म होगी आपकी, जो आप सोचोगे यार वाकई इसी दिन के लिए तो मैं राइटर डायरेक्टर बना था? हाँ, इसमें ना मैं 2 सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। एक है जिसका नाम है ढोल, एक कहानी है मेरी, वो है ढोल। वो ट्राइबल्स के ऊपर बेस्ड कहानी है और वो टोटल म्यूजिकल फिल्म है। ओके। म्यूजिक इटसेल्फ ए कैरेक्टर, और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरी फिल्म का। ओके। म्यूजिक, हाँ। ढोल, ढोल जो इंस्ट्रूमेंट है वही कैरेक्टर है। एक वो मुझे लगता है कि जिस दिन मैं वो फिल्म बना लूँगा, उसके बाद शायद मुझे नहीं लगेगा कि अब अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं। और दूसरी एक फिल्म है ड्रामा तो होगा। ड्रामा तो होगा। ओ, ड्रामा तो गजब का थॉट है वो। ड्रामा तो होगा, दैट यू नो। हाँ, आपने बताया था मुझे, वो तो खैर हाँ, पार तो लेवल अब excellent। वो जो है, और तीसरी नो डाउट हमारी हाँ, जो अपनी फिल्म, बच्चे वाली फिल्म बच्चे है। वाली फिल्म। बच्चे वाली फिल्म एक्चुअली बच्चे वाली नहीं है, फिल्म तो बड़ों के लिए है, लेकिन वो सेंट्रल कैरेक्टर, वो सेंट्रल कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर है बच्चा। वो लगता है कि नहीं, तो रंग जो है ना, मुझे लगता है कि नहीं, ये अगर तो आपके ऑडियंस में से भी कई बार मुझे कई प्रोड्यूसर्स और जो नए प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं बहुत बार बोलते हैं सर कि कहानी क्या है। तो देखिए, यहाँ पर राइटर्स भी आते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपका पेज होगा, और बाकी भी डिटेल्स आपको चाहिए तो जॉइन फिल्म से मिल जाएगी। लेकिन ये बात क्लियर है कि इनकी राइटिंग के लिए डायरेक्टर इनसे बेटर कोई नहीं है, तो वो ध्यान रखिएगा। और अब घोस्ट राइटिंग नहीं करते हैं, नहीं, है ना, अब घोस्ट राइटिंग बिल्कुल घोस्ट राइटिंग, घोस्ट डायरेक्शन कुछ नहीं करेंगे। ओके। अभी जो एक सिनेमा का एक तरह से पूरा कंफ्यूजिंग में था थोड़े दिन पहले तक, जी, एकदम से चेंज हुआ एनिमल के बाद, धुरंधर के बाद। एक जो ये चेंजेस आ रहे हैं, ये कैसे आप देखते हैं और आप कैसे इसको डिफाइन करते हो? नहीं, चेंजेस आना, बदलाव तो नियति है। हमको तो बदलना हर हालत में पड़ेगा, समय के हिसाब से चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी भी है। और ये चूँकि जो टोटल हमारी सोसाइटी का, हमारी यंग जनरेशन का, जो सबका एक माइंडसेट हो गया है, उस हिसाब से ये चीज़ें हैं और ये काम करेंगी। ये आगे इनका बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को संभाल लेना चाहिए। ओके। जैसे संभाल लेने का मेरा मतलब है कि जो चीज़ें हम टेलीविज़न करें, सॉरी, मोबाइल पर या लैपटॉप पर, चूँकि दुनिया कनेक्टेड है, हाँ, तो हम अगर अपने कल्चर को, अपने हिंदुस्तानी कल्चर को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और यहाँ भी ऐसी ऐसी चीज़ें, घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, चाहे आप लिटरेचर को उठा के देखें या आप खुद करना शुरू करें। आज रामायण, हमारे यहाँ के रामायण को कहाँ कहाँ पे लोग नहीं करते हैं, हाँ, बहुत जगह हाँ, इंटरनेशनली करते हैं। इंटरनेशनली करते हैं, और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस पर बनते रहते हैं। मैं रामायण की ही सिर्फ बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। उसके लिए हमको उस रूट में घुसना पड़ेगा। वो भी आज के समय की कहानियाँ लिखी गई हैं आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले। राइट। वैसे भी कहा जाता है ना कि जो जितनी भी कहानियाँ उठा लो फिल्मों की, चाहे यहाँ की हो या वहाँ की हो, उससे मतलब नहीं, कहीं ना कहीं से रामायण और महाभारत का रेफरेंस और प्रेफरेंस आ ही जाता है। या तो कैरेक्टर में आ जाएगा, या तो सिचुएशन में आ जाएगा, लेकिन आ ही जाता है। और वो चलता भी है, वो चलता ही है। उनकी शक्लें चेंज हो जाती हैं, उनके फेसेस चेंज हो जाते हैं, और वो कैरेक्टर, चूंकि वो समाज के ही कैरेक्टर हमारे थे, और कितना कॉन्फ्लिक्ट उनके कैरेक्टर था। महाभारत का एक एक कैरेक्टर अपने आप में एक एक एपिक है। हाँ, एक एक एपिक है। आप एक कैरेक्टर के ऊपर 10-10 फिल्में बना सकते हैं, 10 पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 वर्जन से 10-10 फिल्में बना सकते हैं। वो छोटे से छोटा कैरेक्टर और बड़े से बड़ा, भीष्म पितामह से लेके और छोटे तक आप चले जाओ।
तो इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग, मतलब एंटरटेनिंग के इतने ज़्यादा उसके अंदर है, कहानी के तत्व हैं इतनी ज़्यादा। तो हम उन चीज़ों, आप अगर देख, भाई आप सही कह रहे हो कि जो फिल्में बन रही हैं कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस जो है ना इनका आ ही रहा है, और इनसे बच नहीं सकते हम। राइट राइट। बस ये है कि इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लोग अच्छा कर रहे हैं, कर रहे हैं। ओके। हमारे पास क्रिएटिविटी को लेकर जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सिर्फ था, पहले सिनेमा था, उसके बाद टीवी आया, फिर एंटरटेनमेंट चैनल्स आए प्राइवेट के, उसके बाद अब ओटीटी भी आ गया, अब यूट्यूब भी आ गया है। ये सब से ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है कंटेंट, या क्रिएटिव पर्सन के लिए अच्छा हो गया ये? देखिए, जहाँ पर आपको काम करने का सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे लगता है चीज़ें बहुत है। देखिए, रील भी बन रही है, और इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत हर तरीके का कंटेंट आ रहा है। सिनेमा को लेके, कहानी को लेके, शॉर्ट फिल्म्स को लेके, जहाँ पर जो आपका अपना अप्रोच है, जो आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपकी फील्ड है, एक्सपर्टीज है जिसमें, उसमें आपको जहाँ पर लगता है कि नहीं, हमें क्या चाहिए, व्यूवर्स मिल जाए अच्छे, राइट। और जो हम काम कर रहे हैं उसका सही ठीक ठाक एक वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, तो ये जहाँ मिल रहा है, और इसके लिए फिर कुछ भी करना वो ठीक नहीं मुझे लगता है। ओके गुड। तो राइटर फाइनेंशियली कितना अर्न कर लेता है टीवी से ऑन एन एवरेज, फिल्मों से क्या रहता है इसमें? इनकम सोर्स जो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या लेवल का रहता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, किसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब ये कोई ऐसा फिक्स नहीं ये है? फिक्स नहीं है, प्रोजेक्ट टू ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। कई बार प्रोड्यूसर भी डिपेंड करता है, कई बार राइटर टू राइटर भी डिपेंड करता है। ओके। कि अगर मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ तो मुझे अगर कोई थोड़ा सा भी हिम्मत दे देगा तो मेरे लिए शायद बहुत बड़ी होगी। अगर मैं ज़िद्दी हूँ कि नहीं, हमको अपने हिसाब से ही काम करना है, तो हम फिर वेट करेंगे आराम से। इसके लिए कोई हो सकता है कि किसी को एक प्रोजेक्ट का 10 लाख मिलता हो, किसी को 10,000 मिलता हो, किसी को 10 करोड़ मिलता हो, और ये है, ये वेरिएशन है। पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और कई बार प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है। ओके। अगर आज किसी को एज अ राइटर, कोई मान लीजिए 20-22 साल का लड़का है, यंग लड़का है, और उसको राइटिंग में जाना है, डायरेक्शन में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो अगर आज 2026 में करियर की शुरुआत करना चाहे तो क्या करे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो राइटिंग की टेक्निकलिटी है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जो उसके अंदर इमोशंस हैं, जो आत्मा है ना, उसको पकड़ कर रखें, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। अगर वो कोई भी बंदा उस सोल को पकड़ने की कोशिश करता है, कहानी में अगर सोल नहीं होगी ना, तो हम आपको 2 मिनट भी नहीं बांध पाएंगे। आप खुद गवाएं, बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, आप 10 मिनट बाद आपको लगता है कि निकल के बाहर चले जाएं। अब आज के ज़माने में एक और चीज़ चलाई है जो कॉम्पिटिटर है या असिस्टेंट है या क्या, आप बताओ, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो पूरा का पूरा चल रहा है कि ये करियर ख़त्म कर देगा, और राइटिंग तो आजकल ChatGPT में 2 सेकंड में हो जाती है, और बहुत आसान हो गया है, अब कोई भी अपनी स्क्रिप्ट लिख सकता है। ये सब चीज़ें हैरान कर रही हैं, डरा रही हैं, या नहीं, यूज़ कर रहे हो इस बिल्कुल टेक्नोलॉजी को? नहीं, मैं इन सब चीज़ों से इसलिए नहीं डर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि AI आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता, आपके इमोशंस को क्रिएट नहीं कर सकता, वो घटनाओं को असेंबल कर सकता है। क्योंकि AI देता क्या है, जो उसके अंदर डेटा फीड है, डेटा देता है एक्चुअली। वो आपको डेटा देता है। राइट। वो आपको अलग से कोई चीज़ नहीं देता है कि नहीं अब यहाँ पर एक आंख से एक आंसू गिरेगा और वो माँ की गोद में जाके चिपक जाएगा। ऐसा वो तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसको वो प्रॉम्प्ट नहीं देंगे। ठीक है संजय भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और बहुत दिनों बाद इस तरह से ओपनली माइंडेड में बात कर पाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। और थैंक यू जॉइंट फिल्म्स, और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, देखिए, मज़ा आए तो बताइए। तो इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट हैं, जो आपने सीखा और समझा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और संजय भाई देख पाएँ कि आप लोगों ने वाकई क्या अंडरस्टैंड किया। देखिए, जो करियर है ना राइटिंग का, वो बाहर से आपको बहुत उलझा हुआ लगता है, लेकिन ये सुलझे लोग ही हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझा हुआ है, और बहुत आसानी से समझा हुआ है। इसको जितना सहज रखेंगे, जैसा कहा गया कि तैयार रहिए और तैयारी से के साथ आइए, अगर वो आप करके आते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। AI हो गया, ये आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन उसको अपना मास्टर मत बनने दीजिए। बिल्कुल, है ना, उसको असिस्टेंट बना के यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए यूज़फुल रहेगा।
और आपको वीडियो क्या लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और राइटर दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी होने से उनको ये समझ में आ पाता है कि कितनी तैयारी चाहिए, ताकि उनका समय, उनका पैसा बचे और वो सही तरीके से रास्ते पे पहुंच पाएँ। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।